नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी की। और फैमिली एंड कम्युनिटी आपका ये जो आपका पेपर है परिवार और समुदाय, ये आपका सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का कॉमन पेपर है। यानी कि IDD, HI और VI के जो स्टूडेंट्स हैं ये सभी इसको पढ़ सकते हैं। यूनिट 1.2 जिसमें बात की गई है परिवार की संरचना, प्रकार और जो बच्चे हैं उनका विकास परिवार में रह करके कैसा होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इतना हम जानने वाले हैं यूनिट 1.2 में। और मैं बताना चाहूँगा कि फैमिली एंड कम्युनिटी की आपकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो अगर आप प्लेलिस्ट में से यूनिट 1.1 देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और जितनी भी यूनिटें अपलोड की जाएंगी आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं और अपने सभी मित्रों तक वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं परिवार के प्रकारों की। देखिए, हम भी रहते हैं परिवार में, आप भी रहते हैं परिवार में, हर व्यक्ति का एक परिवार होता है। डिपेंड करता है कि उस परिवार को कौन चला रहा है, उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उस परिवार में एकता है या नहीं है, और साथ ही साथ क्या वो परिवार विस्तृत परिवार की श्रेणी में आएगा या एकल परिवार की श्रेणी में आएगा। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर हम बात करें परिवार के प्रकारों की, तो अगर कहे कि सत्ता के आधार पर, यानी कि सत्ता का मतलब क्या होता है, या तो भैया माता होगी सर्वे सर्वा, यानी कि घर की हेड कौन होगा, घर का हेड कौन होगा, माता होगी, या तो भैया घर का हेड कौन होगा, पिता होंगे। अगर माता घर के सारे कामकाज को और जो भी कार्य हैं उनको कर रही हैं तो मात्र सत्तात्मक परिवार होगा। और अगर पिता अपने परिवार के साथ में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो भैया अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो आपका पितृसत्तात्मक परिवार होगा। तो पहले आपका सत्ता के आधार पर परिवार, जिसको बांधा गया आपका, पहले आपका पितृ और दूसरा आपका मातृ। पहले हम पितृ पर बात कर लेते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार पर कहा जा रहा है कि जिन परिवारों में पारिवारिक सत्ता पिता के हाथ में होती है, यानी कि आपके खान पान से लेकर के आपके पढ़ाई लिखाई से लेकर के जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए उसके लिए सर्वे सर्वा कौन होगा, आपका पिता होगा। तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है, ऐसे परिवार को कहा जाता है पितृसत्तात्मक परिवार। और संपूर्ण अधिकार पिता के हाथ में निहित होता है, ऐसे परिवारों को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। भारत के हिंदू परिवार इसी प्रकार के होते हैं, यानी कि भारत में जो हिंदू परिवार हैं वहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं भैया मातृसत्तात्मक परिवार की। वहाँ पर आपके पिता सर्वे सर्वा हो रहे थे, सारे काम कर रहे थे, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी थी। लेकिन यहाँ पर भैया ये सारा कार्य जो चला जाएगा ये चला जाएगा माता के हाथ में। यानी कि जिन परिवारों में पारिवारिक सत्ता अधिकार माता या स्त्री वर्ग के हाथ में होता है तथा परिवार की कर्ता पुरुष के साथ स्थान पर स्त्री होती है, यानी कि जो कार्यकर्ता होगी, या हम कह सकते हैं जो हेड होगा घर का, वो कौन होगा, माता होगी या स्त्री होगी। तो ऐसे परिवार जो है मातृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। और भारत की आदिवासी जनजाति जो है वहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात कर ले वंश के आधार पर, तो दूसरा आपका है वंश के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण किया गया, परिवारों के प्रकार बताए गए, जिसमें कहा गया एक होता है आपका मातृवंशी परिवार, एक होता है आपका पितृवंशी परिवार, और नेक्स्ट आपका होता है उभयवाही परिवार या द्विनामी परिवार। ठीक है, ये आपको 4 प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मोस्टली हम बात करते हैं केवल 2 की,
ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं तो केवल 2 की बात करते हैं। कहते हैं कि भैया माता का वंश, माता का वंश का मतलब क्या होता है कि जो भी परिचय हो माता के वंश से हो, यानी कि आप मान लीजिए कि आपकी माता, ठीक है, और आप उनके क्या हुए, लड़के हुए या लड़कियाँ हुई, बॉयज़ या गर्ल्स, ठीक है। तो जो भी नाम जाना जाएगा वो आपके माता के परिवार का, यानी कि नाना से जुड़ता हुआ, नानी से जुड़ता हुआ, इनसे जुड़ता हुआ आपका वंश जाना जाएगा। अगर आपका इनसे जुड़ता हुआ वंश जाना जा रहा है, यानी कि आपके पिताजी जो हैं वो कहाँ पर चले गए, वो आपकी माता के यहाँ रहने चले गए, तो ऐसे परिवारों को कहा जाएगा मातृवंशी परिवार। जिन परिवारों में वंश का नाम तथा वंश परिचय माता के परिवार के आधार पर निर्धारित होता है, उन परिवारों को मातृवंशी परिवार कहते हैं। दूसरा क्या है, पितृवंशी परिवार। अब पितृवंशी का परिवार का मतलब है कि माता जो है वो आपके पिता के यहाँ आएगी, और जो भी आपका नाम होगा वो आपके दादी बाबा या पिता के नाम से जोड़ा जाएगा। क्या होगा, जिन परिवारों में बच्चों के वंश नाम तथा वंश का परिचय पिता के आधार पर होता है वो आपका पितृवंशी परिवार कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका उभयवाही परिवार। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कह रहा है कि जिन परिवारों में मात्र तथा पुत्र वंश को छोड़कर अन्य किसी निकट के संबंधियों के वंश के नाम पर वंश परिचय निर्धारित होता है, यानी कि माता को भी छोड़ दिया गया, पिता को भी छोड़ दिया गया, इन दोनों के वंश को छोड़ दिया गया, लेकिन कोई ऐसा निकट संबंधी है जिसके नाम से परिचय कराया जाता है, तो वो भैया आपका उभयवाही परिवार कहलाता है, ठीक है। मोस्टली हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग केवल यही 2 परिवार अपने यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में यही 2 परिवार देखने को मिलते हैं। इसके बाद में द्विनामी परिवार। कह रहा है कि परिवारों में माता और पिता दोनों के ही परिवार के आधार पर वंश का नाम और परंपरा चलती है, यानी कि जहाँ से माता है, जिस घर से, और जिस घर से पिता हैं, इन दोनों के नाम के आधार पर भैया क्या है, वंश परंपरा चलाई जाती है। तो ऐसे परिवारों को हम द्विनामी परिवार कहते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, यानी कि नेक्स्ट आपका जो प्रकार है वो है स्थान के आधार पर। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भैया वंश के आधार पर, और भैया ये आपने पढ़ा दूसरा अपना, ये अपना वंश के आधार पर, और ये आपने पढ़ा सत्ता के आधार पर, यानी कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी और वंश किसके हाथ में है। अब हम बात करते हैं कि स्थान के आधार पर परिवार किस प्रकार से होगा, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 प्रकार, आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका टॉपिक 2 नंबर, 5 नंबर, और कभी कभी हो सकता है परिवार को मिला करके परिवार की परिभाषा और परिवार के प्रकार को बताइए, तो आपका 10 नंबर तक टॉपिक खींचता है ये वाला, ठीक है। तो स्थान के आधार पर कहा गया कि पितृस्थानीय परिवार, यानी कि जिन परिवारों में विवाह के पश्चात नई वधू अपने ससुराल अर्थात पिता के घर आकर निवास करती है, ठीक है। विवाह के पश्चात में जो बहू है या वधू है अपने पति के घर आकर के, यानी कि आपने यहाँ देखने को भी मिलता है कि भैया जो हमारे माता पिता थे तो हमारे पिताजी गए और हमारी माताजी को लिवा लाए, सभी के घर में ऐसा मोस्टली होता है। तो ऐसे निवास जो हैं वो आपके पितृस्थानीय निवास कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन मातृस्थानीय निवास क्या हुआ कि भैया पिताजी जो थे, शादी तो हुई लेकिन पिताजी जो थे वो कहाँ भैया, माता के घर पहुँच गए रहने के लिए, यानी कि पिताजी माता के घर गए तो भैया पिताजी कहाँ रह रहे हैं, पिताजी अपने ससुराल में रह रहे हैं, ठीक है, घर जमाई बन करके। तो ऐसे परिवार में लड़के विवाह के पश्चात अपनी वधू के साथ उनके घर में निवास करने लगते हैं। ऐसे परिवारों को मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं, जिन्हें हम साधारण भाषा में जमाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नव स्थानीय परिवार। अच्छा, नव स्थानीय परिवार में क्या होता है, इस प्रकार के परिवार में नव दंपति यानी कि जिनकी अभी अभी शादी हुई है, कुछ लोगों में विवाह के पश्चात ना तो लड़का पिता के घर
और ना ही पति घर में निवास करता है। यानी कि ना पिता के घर में निवास करेगा, ना अपने जो पत्नी का घर है वहाँ पर भी निवास नहीं करेगा, बल्कि पति पत्नी दोनों एक नए मकान को बनाते हैं या नए मकान में रहते हैं। भैया ना जा रहा है पिता, मतलब ना जा रहा है लड़का, आप क्या, ना जा रहा है लड़का लड़की के घर, ना लड़की जा रही है लड़के घर। ठीक है, क्या हो रहा है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं एक नए घर का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? नव स्थानीय परिवार। नया घर बनाया और वहाँ पर रहे। अब हम बात करते हैं भैया विवाह के आधार पर परिवारों के प्रकार की। आखिरकार विवाह के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं? कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, कहता है भैया मातृ वंश के आधार पर, वंश के आधार पर परिवारों के प्रकार बताइए, विवाह के आधार पर परिवारों के प्रकार बताइए। तो आपको लिखना होगा। 2 नंबर में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है बहुत आराम से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका परिवार यानी कि फैमिली एंड कम्युनिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कह रहा है कि विवाह के आधार पर, विवाह के आधार पर एक विवाह परिवार और बहुपति परिवार, खास करके एक और देखने को मिलता है बहुपत्नी परिवार। ठीक है, यहाँ पर भैया एक विवाह परिवार में क्या होगा कि पत्नी भैया एक होगी, यानी कि बॉय एक होगा, लड़की एक होगी, और लड़की एक होगी और बॉय एक होगा, यानी कि लड़का एक होगा। ठीक है, एक पत्नी ही रखेगा एक पति। ठीक है, एक पत्नी ही रखेगा एक पति आपका। तो ऐसे परिवार जो हैं वो आपके कहलाएंगे एक विवाह परिवार। दूसरा आपका होगा बहुविवाह परिवार। ठीक है, बहुविवाह परिवार में क्या होता है कि इस प्रकार में क्या होता है कि पुरुष जो है एक से अधिक पत्नियों को रखता है, बहुत सारे विवाह करता है, यानी कि यहाँ भी कर लिया वहाँ भी कर लिया। और अपने भारत में खास करके अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम जनजातियों के लोग हैं, यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बहुपति विवाह। बहुपति विवाह में क्या होता है कि एक स्त्री है, उसके भैया काफ़ी सारे पति, जैसे आपको देखने को मिला होगा महाभारत में। महाभारत में अगर आपने देखा होगा तो पांडव और पांडव की एक पत्नी द्रौपदी थी केवल। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वैवाहिक संबंध परिवार बसाती है और ऐसे परिवार को बहुविवाही परिवार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुपत्नी विवाह। तो इसमें क्या होता है, जब एक पुरुष एक से अधिक विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं, और ये आपको देखने को यहाँ पर भी मिला था बहुविवाह परिवार में। ठीक है, तो आप ये जो आपका पॉइंट है ये आप, क्योंकि आप इसको भी एक लिख सकते हैं, आप अगर लिखोगे विवाह के आधार पर तो आप केवल और केवल ये 3 पॉइंट ही लिखोगे, एक आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर छपा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सदस्यों के आधार पर। अब मैंने आपको बताया था सदस्य के आधार पर जो परिवार को बांटा गया, कहा गया कि एकाकी परिवार। एकाकी परिवार में पति और पत्नी, ठीक है, और उनके बच्चे, भैया ये आपका वाइफ हो गई और ये आपके हस्बैंड हो गए, और इनके भैया जो भी बच्चे होंगे वे रहेंगे घर में। तो ऐसे जो परिवार कहे जाएंगे वो एकाकी परिवार कहे जाएंगे। नेक्स्ट आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है, इसमें भैया लगभग 2 से 3 पीढ़ियाँ एक साथ में रहती हैं, यानी कि आपके कह सकते हैं कि दादी, बाबा, हाँ, चाची, चाचा और दीदी, चाची के लड़के, घर के लड़के, जितने भी आसपास के, मतलब उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं एक साथ में मिलकर रह रहे हैं, तो संयुक्त परिवार की श्रेणी में आते हैं। और संयुक्त परिवार में भी आपका एक वृहद परिवार होता है, एक आपका बड़ा परिवार और एक आपका छोटा परिवार। छोटे परिवार में संख्या जो रहेगी माता पिता के साथ में बच्चे और कम से कम 5-6 की संख्या रहेगी। बड़े परिवार में लगभग 5 से 15 तक के सदस्यों के और उनके अविवाहित बच्चों की संख्या रहेगी। ठीक है, इसको विशाल परिवार। और वृहद परिवार में 10 से लेकर के 50, यानी कि बाबा और बाबा के भी भाई और उनके भी लड़के और बाबा के भाई के लड़के,
दो से तीन पीढ़ियाँ, 2 से 3 रक्त संबंध जो है वो एक साथ में आपको देखने को मिलते हैं वृहद परिवार में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बालक के विकास में परिवार के योगदान एवं उत्तरदायित्व। देखिए बालक, मैडम मारिया मोंटेसोरी जी ने कहा था कि जो कह सकते हैं कि जो घर होता है वो बालक सबसे पहले जो अपने घर से सीखता है। और अगर हम बात करें कि जो उसकी माता होती है, उसकी माता जो होती है उसकी प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम शिक्षक होता है। घर जो होता है उसका पहला विद्यालय और माता उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। और जो भी बच्चा सीख रहा है वो घर से ही सीख रहा है, अपने परिवार से ही सीख रहा है। परिवार की जैसी परिस्थिति, जैसी वातावरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के विकास के लिए। रेमंड ने परिभाषा दी इसके इसमें और कहा कि घर ही वह स्थान है जहाँ महान गुण उत्पन्न होते हैं और जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। घर में घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यही बालक उदार, अनुदार, निस्वार्थ और स्वार्थ, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में अंतर सीखता है। तो ये आपको देखने को मिलता है परिवार में। भाई बच्चा सत्य भी सीखेगा, असत्य भी सीखेगा, आलस्य को भी सीखेगा और परिश्रम करना भी सीखेगा। यानी कि हम जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट देंगे, जैसा हम बच्चे को वातावरण देंगे, जैसी चीज़ें हम बच्चे को सिखाएंगे, जहाँ से स्वार्थ और निस्वार्थ की भावना बच्चे के अंदर उत्पन्न करेंगे, बच्चा वैसा ही सीखेगा। और बालक के जीवन में घर का प्रभाव आपका पहला पॉइंट है। घर बालक की प्रथम पाठशाला है और वह घर में सभी गुण सीख सकता है और जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका नैतिक सामाजिक प्रशिक्षण जो है ये आपको बालक को घर से ही मिलता है। बालक समाज में अनुकरण करना सीखता है और नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है, उसमें भी योगदान मिलता है। बच्चे के चरित्र और आदतों का विकास होता है, बच्चों की रुचियां और प्रवृत्तियों का भी विकास होता है। साथ ही साथ अगर हम कहें कि बच्चों में प्रेम भावना और इसकी भी शिक्षा मिलती है, परोपकार, सहयोग और सहिष्णुता की भी शिक्षा देखने को मिलती है, जो कि अभी आपने परिभाषा पढ़ी उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में दे दी गई थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप सभी लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो भैया, जल्दी से देखो लाइक वाला बटन तुरंत, उसको तुरंत दबाओ जा करके और सब्सक्राइब करना है चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पास में बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन, क्योंकि अब अगर आप बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन नहीं प्रेस करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती, तो आप वीडियो को नहीं देख पाते हो। तो खास करके आपको ध्यान रखना है बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।